नमस्कार, स्वागत है आपका दी आवाज में और मैं हूं पलक गुप्ता। आज हमारे साथ एक मेहमान बैठे हैं जो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के मेडिकल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं। तो आज हम उनसे बात करने वाले हैं। उनका नाम है भरत बेनीवाल। क्या है इनकी समस्याएं और क्या है मेडिकल एसोसिएशन को लेकर इन बच्चों की समस्याएं, आज हम सभी को लेकर इनसे बात करने वाले हैं। तो सर, कोरोना काल में बहुत से लोगों की नौकरियां गई है, बहुत से लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि मेडिकल में क्या लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है? जी बिल्कुल, अभी जो कोरोना काल है, इस महामारी के दौर में कोविड फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया है तो वो हमारे जितने भी कर्मचारी जो गवर्नमेंट में लगे हुए थे चाहे प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए थे, सभी ने मिलकर बहुत ज़बरदस्त काम किया। और उसी की बदौलत ये आज देश ही नहीं पूरा विश्व यूँ मान लीजिए कि स्वस्थ है, जिंदा है अब तक और अच्छे से काम कर रहा है। और बाकी आप देखिए, जो कोरोना फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन्होंने भी सभी जगह जाके ड्यूटियाँ दी हैं, सभी हॉस्पिटल्स में ड्यूटियाँ दी हैं, प्लस जो सर्वे वगैरह किया है तो उनमें भी उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। हर प्रकार की सेवाएं उन्होंने दी। और हमने सरकार को, मैंने खुद ने राजस्थान सरकार को 3152 स्टाफ फ्री में दिए कि भाई हम लोग सरकार को बिना ना चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, गैर राजनीतिक तरीके से, मतलब कोई भी राजनीति नहीं देखते हुए कि भाई इस वक्त सबसे ज़्यादा पूरे विश्व को, पूरे देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सेवा कर सके इस महामारी से। जो बिल्कुल ऐसी महामारी कि जैसे बॉर्डर पे सैनिक लड़ाई लड़ते हैं तो सामने मतलब उन लोगों को दिखता है दुश्मन कौन है, लेकिन इसमें तो दुश्मन दिखाई भी नहीं देता। और सबसे ज़्यादा दुश्मन से खतरा भी कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर यानी कि जैसे जो नर्सेज हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, एमबीबीएस डॉक्टर है, पीजी वाले डॉक्टर, सभी डॉक्टर्स या ज़्यादातर सबसे ज़्यादा नर्सेज को जो सामने एनी टाइम आमने सामने संपर्क में रहते हैं, उनको सबसे ज़्यादा खतरा रहता था। उनको शहीद का दर्जा मिले, इस प्रकार की भी हमने मांगे रखी। और बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे मैं आपको अभी अवगत कराऊंगा जैसे जैसे अब आगे बात बढ़ेगी। तो बहुत सारी समस्याएं हैं मेडिकल सेवाओं की भी, पर हमने सारी समस्याओं को दरकिनार कर दिया, इन सरकारों को दरकिनार कर दिया, राजनीतियों को दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के बहन भाइयों, साथियों, बुजुर्गों, छोटे बड़े, सब के लिए, जनता के लिए, सब के लिए आंख बंद करके हमने बहुत मेहनत की। और लास्ट में अंतिम में यही है कि आज हम इसमें काफ़ी सफल भी हुए और हमारा देश सुरक्षित है, हमारा विश्व सुरक्षित है। कई देशों में तो लाशों के ढेर लग गए, लेकिन आज भारत है तो हमारी अच्छी मेडिकल टीम थी, इसी वजह से आज सभी लोग जिंदा हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। सर, मैं आपसे बात करूंगी कि राज्य में मेडिकल को लेकर भर्तियों के बारे में। एक बात यह है कि कोटा खत्म करना, कि बाहरी क्षेत्र के जो लोग आ रहे हैं राजस्थान में, उनका कोटा खत्म होना चाहिए। इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल मैम, इस मुद्दे को अभी मैंने ही सर्वोपरि उठाया था। और पूरे राजस्थान के सिर्फ मेडिकल वैकेंसीज के लिए नहीं, मैंने पूरे जितने भी क्या है, हमने बेरोजगार संगठन भी बना रखा है, राष्ट्रीय बेरोजगार संगठन यानी यूएनओ, अनएम्प्लॉयमेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैम उसमें भी, उसके तहत भी हमने इस पूरे सिस्टम में बहुत जबरदस्त इसका विरोध किया है। क्योंकि वैसे तो भारत एक संप्रभु कंट्री है, मतलब जिसमें मतलब सभी को समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, हम भारत के नागरिक हैं। तो राज्य का इसमें कोटा और ये सब होना नहीं चाहिए। पर फिर भी 21 राज्यों ने क्या है, कोटा, अन्य राज्यों को, बाहरी राज्य हैं उनको कोटा देना बंद कर दिया है और खुद के राज्य में स्थानीय लोगों को ज़्यादा मौका देने लग गए हैं। तो वो स्थानीय लोगों को मौका देने के लिए उन्होंने स्कीम किस प्रकार की अपनाई है, जैसे कि यूं कर दिया कि भाई स्थानीय, जैसे महाराष्ट्र है तो उसमें स्थानीय भाषा मराठा का उपयोग, जिसको मराठा भाषा 10th में रही है वो ही अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसीज में, सरकारी नौकरियों में। तो वो चीज़ अन्य राज्यों ने भी ऐसे 20 और राज्यों ने ऐसा ही कर दिया। तो मतलब कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं ताकि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी उसमें नहीं आ सके वैकेंसी में। तो राजस्थान में भी इस प्रकार से कोटा निर्धारित इसलिए करवाना चाहते हैं हम, जब अन्य राज्यों ने ही कर दिया तो हमारे राजस्थान की जो जनरल की जो सीटें हैं उसमें से 50% से भी ऊपर बाहर के लोग आ जाते हैं और बहुत सारी नौकरियां हमारे स्थानीय युवकों की जो है बाहर के लोग हड़प लेते हैं। एक तरीके से इसको हड़पना कहते हैं, क्योंकि बाहर के राज्य हमें नहीं मौका दे रहे तो हमारा राज्य क्यों देगा।
प्लस पूरे, मैं तो ये कहता हूँ या तो करना है तो पूरे देश में ही समानता के अधिकार के तहत सभी को समानता का अधिकार देते हुए सभी को मौका दो नौकरियों में, अन्यथा राजस्थान में भी कोटा निर्धारित होना चाहिए और बहुत जल्द होना चाहिए, नहीं तो इसके लिए बहुत आंदोलन भी किया जाएगा, सड़कों पे लड़ाई भी लड़ी जाएगी, ट्विटर अभियान भी हमने चलाया, वो भी ट्रेंडिंग में रहा और रेगुलर हमारे इसके लिए प्रयास बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं एक रैली भी निकाल चुका हूँ और अगली बार हो सकता है कोई बड़ा लाठीचार्ज भी हो जाए। अच्छा, आपने कहा कि या तो हो तो पूरे भारत में लागू हो कि भारत में सबको नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिले, नहीं तो राजस्थान में भी ये कोटा खत्म होकर सिर्फ राजस्थान में रहने वाले बच्चों को ही सरकारी नौकरियां मिले। एक बार अखबार में भी आया था कि गहलोत सरकार ऐसा कुछ करने की नियति में है, तो फिर उसका क्या हुआ? क्या वो नहीं अमल किया गया? जी मैम, उस अखबार में तो मैम बहुत कुछ आता है, घोषणाएं बहुत होती हैं, लेकिन उनको धरातल पे सरकारें करती नहीं है पूरा। मतलब जब तक उस घोषणा के लिए कम से कम 150 रैलियां नहीं हो जाएं, बड़े आंदोलन नहीं हो जाएं, कोई बड़ा लाठीचार्ज फ्रंट पेज पे अखबार में नहीं आ जाए, तब तक सरकार उन चीज़ों को अमल में नहीं लेती है। तो थोड़े दिन पहले गहलोत साहब ने इसलिए घोषणा कर दी, जैसा कि मैं मानता हूं कि सचिन पायलट जी और गहलोत साहब आपस में दोनों की ये तनातनी चली और सरकार गिरने के चांसेस हुए, तो गहलोत साहब ने सोचा कि बेरोजगारों को तो कम से कम मैं यूथ को तो अपने पक्ष में रखूं, तो यूथ हो चाहे किसान हो सबको अपने पक्ष में करने का प्रयास किया कि भाई हमारे पक्ष में लोग आएंगे थोड़े बहुत, तो कम से कम जनता की सहानुभूति तो मेरे साथ रहेगी, लोगों की कल को कोई गलत बात होती है तो इस प्रकार की उस टाइम घोषणाएं हुई, लेकिन अब तक उन पर अमल नहीं किया गया। हम इनको सिर्फ थोथी घोषणाएं ही मानेंगे जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएंगी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। घोषणाएं तो मैं भी कह सकता हूं कि मैं 5 लाख का राजस्थान सरकार को कर्जा देता हूं, ऐसे भी बोल सकता हूं, मैं कुछ भी बोलने को कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन जब तक सरकार इनको धरातल पे लागू नहीं करेगी, इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, तब तक इनका कोई मतलब नहीं है घोषणाओं का। घोषणाएं तो और भी बहुत बड़ी बड़ी बजट भी घोषित हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अब केंद्र की एनएचएम की भर्ती है, वो वैकेंसी सीएचओ की भर्ती है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, जिसको मैं इतनी 1 साल हो गई, 1 साल पहले यहाँ के स्थानीय जो चिकित्सा मंत्री जी हमारे डॉक्टर रघु शर्मा जी, उनसे हमारी बात हुई, सब कुछ हो गया। समित शर्मा जी जैसा ईमानदार आईएएस जो गहलोत साहब का सबसे खास व्यक्ति था, उस व्यक्ति को एक भ्रष्टाचार में घसीट लिया गया और 1 साल बाद उनको क्लीन चिट मिली, 28 कर्मचारी सस्पेंड हुए। बात सामने आई थी उस टाइम की 1.5 लाख रुपए इस भर्ती में लिए गए थे प्रत्येक जो लगाने के हिसाब से और वैसे, और उस भर्ती में कुछ भी नहीं मिला। अंत में केवल और केवल बेवकूफ बना के उस भर्ती को रद्द कर दिया गया, चूंकि वो केंद्र की थी। मैं कहता हूं कि आप बीजेपी, कांग्रेस ये सब भर्तियों में नहीं लाएं और इन भर्तियों को पूर्ण कराएं जल्दी से जल्दी। केवल घोषणाएं कर देते हैं चिकित्सा मंत्री जी कि 5,000 इसके पद आ रहे हैं, 10,000 एएनएम के आ रहे हैं, 15,000 सेकंड ग्रेड के हम पूरे करवा देंगे। हर बार थोथी घोषणाएं होती हैं, कुछ नहीं होता। धरातल पे जब तक हम लोग लड़ाई नहीं लड़ते हैं, सड़कों पे लड़ाई नहीं लड़ते हैं, आमने सामने की लड़ाई नहीं होती, तब तक ये धरातल पे नहीं आती हैं चीजें। तो इनको जल्द से जल्द सरकार, जैसे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, इसकी भर्ती को स्पष्ट रूप से साफ सुथरे तरीके से पारदर्शिता परीक्षा करवा के और जल्द से जल्द इसको पूरा करे। और इसी प्रकार से पैरामेडिकल की वैकेंसियां जो मैंने इतनी मुश्किल से लॉकडाउन में निकलवाई थी कि पुरानी 2 फाइलें थी, जिन दोनों फाइलों में से कुछ वैकेंसियां रह गई थी, पहले खाली रह जाया करती थी, क्योंकि पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स पैरामेडिकल ही नहीं कर पाते थे, ज्यादा कोर्स, गिने चुने लोग कोर्स करते थे और वो सारे लग जाते थे। फिर भी वैकेंसियों की संख्या जैसे उस टाइम 1200 थी, तो उसमें 800 भर्तियां खाली रह गई थी, 199 लगे थे टोटल, सॉरी, तो हजार वैकेंसियां आरटी और एलटी में खाली रह गई थी। तो इस प्रकार से ओटी है जैसे, तो उसका भी हम कैडर बनवा रहे हैं। कई तो कैडर ही नहीं बने हुए अभी तक चिकित्सा विभाग में, और वैकेंसियां कहाँ से आएंगी बच्चों के लिए? फिजियोथेरेपी काउंसिल नहीं है, मतलब इतने ज्यादा पीछे चल रहे हैं हम लोग। स्वास्थ्य विभाग आज पूरे देश में सबसे मजबूत होना चाहिए, जो आज हमारा सबसे पीछे है। सरकारों को सिर्फ 2 विभागों पे सबसे ज्यादा, जैसे दिल्ली सरकार करती है, दिल्ली सरकार ने एजुकेशन और हेल्थ पे सबसे ज्यादा खर्चा किया, और आज उनको सबसे ज्यादा पसंद स्थानीय जनता इसलिए करती है। जनता क्लिनिक शुरू हुए हैं अभी, जनता क्लिनिक जो दिल्ली की सरकार है, मोहल्ला क्लिनिक, उसी की तर्ज पे यहाँ पे जनता क्लिनिक चालू करने का प्रयास हुआ, लेकिन वो भी असफल रहा। उस पे एक बस एएनएम लगा के छोड़ दी, कुछ 1-2-3 सेंटरों को इन्होंने अब तक तब्दील किया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जनता क्लिनिक पे भी आप जैसे सीएचओ जैसे कोई ऑफिसर पद निकालें और उन पे भी नर्सेज को मौका दें,
फार्मासिस्टों को मौका दें, इस तरह से सभी को मौका दें, जिससे मरीज जो हमारे स्थानीय जो हेल्थ सिस्टम के लिए हम एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाएं, तब जाके हमारे देश का हेल्थ सिस्टम सुधरेगा। और अगर देश स्वस्थ रहेगा, आज व्यक्ति स्वस्थ है तो वो कुछ भी कर सकता है, अगर वो बीमार पड़ा है तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो स्वस्थ व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, तो स्वस्थ भारत भी बहुत कुछ करेगा और पूरे विश्व में जैसे विश्व गुरु है उसकी स्थिति पे आज सबसे ऊपर आके खड़ा होगा। आरपीएससी कार्य प्रणाली पर आपका क्या मत है? मतलब राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं? जी मैम, आरपीएससी है तो वो उसको यूपीएससी की तर्ज पे काम करना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात, आरपीएससी की जितनी भी वैकेंसियां होती हैं वो पंचवर्षीय क्या सप्तवर्षीय योजनाएं, मानिए आप सप्तवर्षीय योजनाएं बन के रह गई हैं। अब पहले साल में हम लोग आंदोलन करके कि भी इन भर्तियों में, जैसे शिक्षक भर्ती है तो उसके लिए रिक्त पद कितने खाली पड़े हैं, नर्सिंग ऑफिसर भर्तियां कितनी खाली पड़े हैं पद, तो उनके लिए नर्सिंग ऑफिसर के पद जैसे खाली पड़े हैं तो उनके लिए हम पहले तो आरटीए लगा के निकलवाते हैं कि भाई 13,000 नर्सिंग के पद खाली पड़े हैं, वैकेंसियां सरकार निकाल नहीं रही। तो हम लोग आंदोलन करते हैं, पद निकलवाते हैं, फिर उसके बाद उनके ऊपर नियमों की लड़ाइयां होती हैं, उनके बाद कैसे जैसे करके हम उन भर्तियों में विज्ञप्ति जारी करवाते हैं आंदोलन करके, फिर उसके बाद आंदोलन करके विज्ञप्ति जारी कराने के बाद उसमें परिणाम घोषित होता है, वो भी आंदोलन से होता है, फिर परिणाम घोषित होने के बाद उसमें कोर्टों में अटक जाती हैं, लिस्टें जारी होती हैं। ऐसे हालात हैं कि 7 वर्ष लग जाते हैं वैकेंसी को, एक वैकेंसी को पूरा होने में। तो इस चीज को पूरी तरह से खत्म करना होगा। वैकेंसियों के लिए एक कैलेंडर बनना चाहिए, आरपीएससी को एक कैलेंडर बनाना चाहिए जिसमें लाइन टू लाइन की भी शिक्षक भर्ती, इतने तारीख को एग्जाम, इतने तारीख को आवेदन, इतने तारीख को परिणाम घोषित हो जाएगा और इतने तारीख से नियुक्तियां मिल जाएंगी। हर हाल में इस महीने में पक्का मिल जाएंगी नियुक्तियां। तो एक बेरोजगार है वो अपनी जो आशाएं हैं वो सरकार से रखेगा, नहीं तो सभी भर्तियों के लिए आजकल जो बेरोजगारों की राय है वो बहुत खराब हो चुकी है। और इतना ज्यादा मतलब जो माहौल चल रहा है वो इतना ज्यादा पॉजिटिव चल रहा है, इतनी ज्यादा लोग टेंस में हैं कि बेरोजगारी की वजह से कि मतलब आने वाले वक्त में मुख्यमंत्रियों की जो गाड़ियां होंगी ना चलते हुए, उनके आगे लौट जाएंगे लोग, झंडे ले लेके घुस जाएंगे काले। बहुत परेशान है। जो ये नक्सलवाद का सा माहौल तैयार हो रहा है ये बहुत नुकसानदायक है देश के लिए, और हम चाहते हैं कि हमारे देश को कोई नुकसान नहीं हो, कोई बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आए। जिन नेताओं की हम इज्जत करते हैं, मुख्यमंत्रियों की इज्जत करते हैं, चिकित्सा मंत्रियों की इज्जत करते हैं, वो इज्जत करना बंद कर देंगे लोग और इनको बाहरी जहां जाएंगे वहीं गाड़ियों से निकाल के इनके पीछे लग जाएंगे। अच्छा, आपने बात करी काले झंडे की कि आगने वाले टाइम में मुख्यमंत्री की गाड़ियों के आगे ही लोग लेट जाया करेंगे। झुंझुनू में जो ये काले झंडे का आपका जो कांड हुआ था 2.5 साल पहले, इसका मुख्य कारण क्या था? पीएम सभा में जो किया था। बिल्कुल मैम, झुंझुनू में काले झंडे वाला जो हमारा कांड हुआ था पीएम सभा में, वो बहुत बड़ा कांड है पूरे इंडिया लेवल पे, जिसमें सीबीआई तक जांच पहुंची थी। मेरे को पेशियों पे भी जाना पड़ा था, हम लोग गए थे रेगुलर और बहुत परेशान भी किया गया था। लेकिन इसका मुख्य कारण जो था वो ये था कि जो बेरोजगारों की स्थिति थी, हमने वसुंधरा जी राजे थी पूर्व में सरकार में बीजेपी में, उस वक्त का ये कांड है। और उसमें ये हमने एक नारा चलाया था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो मैम ये इसलिए चलाया क्योंकि जो बेरोजगार थे वो इतने परेशान थे वसुंधरा मैडम से। मैं 8 महीने से मैम से टाइम मांग रहा था, 8 महीने से मैडम ने मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दिया। जब हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, हमारी समस्याएं वो नहीं सुनेंगी, तो उनका समाधान कैसे होगा? तो मैंने, जब मेरा क्षेत्र है, मेरा खुद का जो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वो झुंझुनू है, तो झुंझुनू में जब वसुंधरा जी ने प्रोग्राम रहा महिला दिवस पे महिलाएं क्या है हमारे झुंझुनू की बहुत आगे हैं और पूरे इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में ही नंबर 1 पे मानी जाती हैं कि एजुकेशन के मामले में और सभी में। तो महिला दिवस वहीं पे रखा था का प्रोग्राम। तो वसुंधरा जी को मैंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दे दी थी कि मोदी जी के सामने आपकी पोल खोलूंगा, कुछ भी हो जाएगा अगर आप लोग हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे। तो मैंने उन तक ये मैसेज भी पहुंचा दिया, सब कुछ करवा दिया, लेकिन वो महारानी जी की तरह अड़ी बैठी रही। और 10 दिन जब उन्होंने 10 दिन का टाइम मेरे झुंझुनू में बिताया, तो मैंने फतेहपुर तक उन्होंने सभाएं की। फतेहपुर में भी काले झंडे का कांड हुआ, पिलानी में भी काले झंडे का कांड हुआ, चिड़ावा से इधर आ रहे थे नूनिया कोटरा की तरफ,
तो बीच में हमने गाय और भैंसों का रेवड़ बीच में घुसेड़ दिया, बकरियां वगैरह ये घुसेड़ दी और उनके काले झंडे दिखाने का प्रयास किया। फिर मोदी जी आए तो एक एक बैरक में हम लोग गए और आराम से खूब काले झंडे दिखाए और ये नारे लगे खूब, और जो बाहर भी हमने काले झंडे लेके विरोध किया। तो हालांकि मुझे अरेस्ट कर लिया गया था उस वक्त, और झुंझुनू सदर में मुझे अरेस्ट रखा गया था। और इस तरह के कांड अभी तो कुछ नहीं है, इनसे भी बड़े कांड होंगे। मैं हर तरीके से तैयार हूं। बेरोजगार मेरे साथियों को कभी भी नीचा नहीं झुकने दूंगा और इसी तरह से लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकारें हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगी, बेरोजगारी का आज तिगुना जो रेशियो है वो बढ़ गया है। आज 42 से 43% बेरोजगारी हो चुकी है पूरे देश में, और अब तो और भी बढ़ गई है। तो ऐसे पूरे हालात में लोग ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। अभी कोरोना कोविड महाकाल में बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ, अब आत्मनिर्भरता के डायलॉग से अकेले से तो काम चलेगा नहीं, उनको आत्मनिर्भर बनाना कैसे है ये हमें देखना पड़ेगा। रोजगार देना पड़ेगा। एक ये भी नहीं है कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाए, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी मिले तो वो कैसे मिले, किस प्रकार से कंपनियों में अच्छी तनख्वाह उनको मिल सके। आज 8-8, 10-10 हजार में जो MBA होल्डर्स हैं उनको नौकरियों पर रहना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, जहाँ पे विदेशों में जाते हैं जो लोग, उन्हीं MBA होल्डर्स को जब 5-5 लाख रुपए मंथली पैकेज के हिसाब से रखा जाता है और यहाँ पे 10-10 हजार में रखा जाता है। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज हमारे देश को अगर कमाना चाहे प्रधानमंत्री जी, तो विदेश में जैसे एक क्यूबा देश है, छोटा सा देश है, क्यूबा में डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो तैयार करके और वो किराए पे दूसरे देशों को देते हैं। पर मंथ का, पर साल का पैकेज रहता है, जैसे 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, 1.5 करोड़ सरकार खुद डील करती है दूसरे देश से, और उनको तनख्वाह सरकार अपने हिसाब से देती है, तब भी उनको बहुत अच्छे से अच्छी तनख्वाह मिल जाती है। तो इस प्रकार से देश भी कमा रहा है, उन नर्सेज और डॉक्टर्स की वजह से देश की भी बहुत बड़ी वार्षिक आय है। मेन आय का जरिया ही उनका क्यूबा का वो है। तो इस प्रकार से देश में जब हमारे पास मेन पावर है तो इसको यूज करके दूसरे देशों से पैसे हम कमा सकते हैं। आज बहुत सारी चीजें हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग, अब चाइनीज माल वगैरह बंद हुआ है तो यहाँ पे शुरू होने लग गई है। तो यहाँ के स्थानीय युवकों को मौका देना चाहिए अच्छे से, और उनकी तनख्वाहें और उन पे भी सम्मान कार्य, सम्मान वेतन के अनुसार, जैसे गवर्नमेंट में जब एक क्लर्क को 50-50, 40-40 हजार रुपए तनख्वाह मिल रही है, या शिक्षक को 50-50, 40-40 हजार तनख्वाह मिल रही है, तो बाहर भी चलो इतनी नहीं मिल सके तो कम से कम 25-30 हजार रुपए तो मिले ही, क्योंकि इस महंगाई के दौर में बेरोजगारी ने बहुत बुरी तरह से कमर तोड़ दी है। और 25-30 हजार सैलरी जब तक नहीं मिलेगी सभी को तो सबका भला नहीं हो सकता। और स्टार्टअप इस हिसाब से ही हम लोगों को देश का करना पड़ेगा नए सिरे से। अच्छा, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों में बहुत देरी हो रही है, आपके विचार से इसका क्या कारण है? जी मैम, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों में हमेशा ही देरी होती है, और वो देरी का मुख्य कारण है कोर्ट। मतलब ज्यादातर भर्तियां कोर्ट में अटक जाती हैं, क्योंकि उनमें जो रोस्टर प्रणाली हो, चाहे कोई अन्य काम हो। अब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी है तो इसको मैंने डेट वेट पूरा कैलेंडर फिक्स करवा दिया है। 11 अक्टूबर को इसका एग्जाम है, और इसका बहुत जल्द इसकी मतलब परिणाम भी आ जाएगा, और 1 जनवरी से इनके ईवीज कोर्स का बैच शुरू होके और ज्वाइनिंग जल्द से जल्द उन लोगों को दे दी जाएगी। इससे पूर्व के भी जो बैच थे उनको भी अभी ज्वाइनिंग दिलवाने का काम करेंगे। पैरामेडिकल की जैसे वैकेंसियां हैं तो उसमें मैंने अभी अधीनस्थ आयोग के आगे ताला लगा दिया था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था मेरा, तो उस वक्त बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। वो इस कोविड काल का सबसे बड़ा प्रदर्शन था, और बहुत ज्यादा भीड़ भी इकट्ठी हमने की थी। और पैरामेडिकल की सारी जैसे LT और रेडिएशन टेक्नोलॉजी और इनकी सभी जो भर्तियां थी उनको अच्छे से हमने अब कवर अप करवाया, और सारी अभी सेकंड लिस्ट भी निकलवा दी है, और बहुत जल्द इसमें जो असली सूची है चयनितों की वो जारी होगी, और जल्दी से जल्दी उनको ज्वाइनिंग दिलवाएंगे, ताकि कोविड महामारी में हमें कर्मचारियों की, सरकार को जो आवश्यकता है उसको पूरी करवाने का काम करेंगे। OT का है तो उसमें कैडर बनाने अभी बाकी बचे हुए थे, सब कुछ बाकी हो, तो OT की भी वैकेंसीज आ रही है, ECG की भी आ रही है, और जो मेडिकल ऑफिसर की भर्तियां हैं जैसे, तो सबसे बड़ी दिक्कत मेडिकल की भर्तियों में एक तो आती है पेपर लीक होने के चांसेस की। तो मेडिकल ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके पेपर लीक प्रकरण हो गया, हमने शिकायत की, अब दोबारा से वो वैकेंसी हो रही है, तो 2-2 बार भर्तियां करानी पड़ रही हैं। जो खर्चा लग रहा है वो तो हमारी आम जनता की जेब से ही जा रहा है, एक तरीके से हम सरकार को देते हैं और सरकार उसको वेस्ट कर देती है इस प्रकार से। तो आप एक बार में ही सटीक तरीके से उस भर्ती को कैलेंडर बना के लाइन वाइज करवाइए,
कोई भी भर्ती में हमें दिक्कतें नहीं आएंगी। एएमओ की जैसे भर्तियां हैं खाली पड़ी हैं, नर्सिंग ऑफिसर की स्थायी वैकेंसियां हैं वो अब तक खाली पड़ी हैं, 20,000 के करीब पद खाली पड़े हमने आरटीआई से निकलवाए, तो उन पे जल्द से जल्द सरकार भर्तियां निकलवाए। अब उनमें 3-3 ग्रुप बन जाते हैं, जैसे नर्सिंग की और एएनएम की भर्तियां, उनमें भी 3-3, 4-4 ग्रुप बन जाते हैं। एक तो जो 2013 में बच गए थे वो भी कहते हैं कि हमें इस भर्ती में मौका दो, पहले वाली में नहीं दिया था, तो पहले वाली में कुछ शेष रह गए थे परमानेंट करने। सिर्फ मेडिकल विभाग में नियमितीकरण का सबसे बड़ा मामला है, संविदा कर्मियों को नियमित करने का काम करती है सरकार, तो उसके लिए उसी तर्ज पे नियम बना देती है, फिर नए बेरोजगार छात्रों को, अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल पाता, तो वो नए बेरोजगार अभ्यर्थियों को भी मौका मिले और पुराने को बोनस अंक दे के, अगर वो करना चाहते तो बोनस अंक दे दे और लिखित परीक्षा से भर्तियां करवाए, जिससे नए बच्चों को भी मौका मिले और पुराने वालों को भी। नहीं तो मेरिट पे भर्तियां करवा देते हैं तो सीधा एक तरफा दौड़ से बाहर हो जाते हैं नए वाले बेरोजगार साथी। और डिग्रियां हैं तो कई लोग बाहर से डिग्रियां फर्जी बनवा लाते हैं, तो मेरिट आधार पर भर्तियां कराने का कोई तुक ही नहीं है। अब पैरामेडिकल की भर्तियां मेरिट पे हो रही हैं, इनको रिटर्न एग्जाम से करवाते तो पूरी पारदर्शिता रहती। अब कोई 50-50 डिग्रियां बनवा के, 50-50 डिग्रियों के अभी पकड़ में आई थी खेप, हम नहीं पकड़वाई थी उस वक्त, वो फोन कॉलिंग भी, कॉल डिटेल्स वगैरह, फोन कॉलिंग, और वो मेरी आवाज़ में थी तो रिकॉर्डिंग, और मैंने खुद ही पकड़वाया था। और कोई अभी पकड़ के हमने आरपीएमसी में खुद पुलिस को पकड़वाने जाते हैं तो पुलिस मुकदमे दर्ज नहीं करती, क्योंकि वो जो आका बैठे हैं ऊपर से कई लोग वो प्रयास करते हैं कि पुलिस पे भी दबाव बनाने का, तो हमने पकड़ के अब पीटना शुरू किया, तब पुलिस ने भी मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए कि यार ऐसे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फ्रंट पेज पे आने लग गई अखबारों में। तो हम लोग काफ़ी समय से हर भर्ती में यही रोड़े आते हैं कि कोई ना कोई फर्जीवाड़ा होने का प्रयास होता है। सबसे बड़ा फर्जीवाड़े का कारण है तो वो है मेरिट आधार पे भर्तियां। मेरिट पे भर्तियां करो ही मत, आप जो योग्य होगा वो अपने आप सेलेक्ट होके आ जाएगा, एग्जाम ले लीजिए। मेरिट पे करेंगे तो फर्जी डिग्रियां ही बनवा के लाएंगे और क्या करेंगे। तो इस प्रकार से लिखित परीक्षा से भर्तियां हो सारी की सारी, चाहे वो इस सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स की हो, नर्सिंग ऑफिसर की हो, चाहे एएनएम की हो, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट की हो, डेंटिस्ट की हो, चाहे डॉक्टर्स की हो, चाहे पैरामेडिकल वाले स्टाफ की हो, चाहे फार्मासिस्ट की हो, सभी की सभी भर्तियां लिखित परीक्षा से होनी चाहिए। अगर लिखित परीक्षा से भर्तियां होने लग गई, सही कैलेंडर बना के काम किया तो वो जल्द से जल्द पूरी होंगी और उनको तुरंत प्रभाव से नियुक्ति दे, ताकि महामारी के इस दौर में, इससे महामारी से लड़ाई के लिए सबसे बेस्ट काम यही होगा। और ये इमरजेंसी वैकेंसीज हैं सारी की सारी, इनको जल्द से जल्द सरकार पूरा करे। बिल्कुल, इन्होंने बहुत सही बात कही कि सरकार को करना चाहिए। जो बेरोजगार छात्र हैं, बेरोजगार हो चुके हैं लोग, कोरोना महामारी की वजह से बहुत से लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी है, बहुत से लोगों को नुकसान झेलना पड़ा है। तो सर, मेरा आपसे आखिरी और अंतिम सवाल यही होगा कि राज्य और केंद्र सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, आप क्या चाहते हैं? जी मैम, केंद्र सरकार ने अभी एक परीक्षा एक नीति का जो सिस्टम शुरू किया है, इसमें कुछ हद तक सही भी और कुछ हद तक छोटे मोटे तर्क ऐसे भी आ रहे हैं कि नेगेटिव भी आ रहे हैं, पर मेरा ये मानना है कि एक परीक्षा नीति मेरे हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि एक एग्जाम होगी, बार बार फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे सभी को, केंद्र सरकार ने जो किया है तो वो ठीक तो किया है, लेकिन वैकेंसीज आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। केंद्र सरकार से मेरी एक सबसे बड़ी अपेक्षा ये है कि निजीकरण के खिलाफ मैंने 2015 में भी, मैडम आपको पता ही है, 2.5 साल में मैंने 15 बड़े लाठीचार्ज हुए मेरे पूरे इंडिया लेवल पे और राजस्थान लेवल पे, और मेरे को नाम ही फेमस कर दिया कि भरत बेनीवाल लाठीचार्जों के लिए फेमस है। तो मैडम, फेमस होने की बात नहीं होती, बात यह है कि बिना लाठीचार्ज काम क्यों नहीं होता। दुख इस बात का है कि जब तक वो खबर फ्रंट पेज पे लाठीचार्ज होके आ जाती है, उसके बाद ही उस खबर पे संज्ञान क्यों लिया जाता है कि यार ये तो सीरियस मामला हो गया, इसको निपटाओ, ये तो इसमें तो लाठीचार्ज हो गया, लोगों में नेगेटिव मैसेज जाएगा। सरकारें उसके बाद क्यों जागती हैं? जब तक लठ नहीं पड़ लेते पुलिस वालों के, सफेद कोट वालों के पुलिस पे, या बेरोजगारों का और पुलिस वालों की लाठी भाटा जंग नहीं हो जाए, या होमगार्डों की बेचारों की जो संविदा पे काम कर रहे हैं 20-20 हज़ार रुपए में मंथली में, उनकी हालत खराब कर रखी है। विकलांगों तक पे लाठीचार्ज में मैंने विकलांग आंदोलन किया, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा विकलांग आंदोलन था वो, हम लोगों ने जो पिछली सरकार में किया बीजेपी के खिलाफ, तो इतना बड़ा आंदोलन किया, वो भी मतलब वही बात, विकलांगों तक को नहीं बख्शा गया जब लाठीचार्ज से। तो ये सरकारें पता नहीं करना क्या चाहती हैं। तो मैं सरकारों से यही अपेक्षा करता हूं कि केंद्र सरकार से तो मेरी ये अपेक्षा कि निजीकरण की तरफ नहीं देखे, हमारे विभागों की तरफ
अगर वो बेचने के हिसाब से या उनको लीज पे देने के हिसाब से अगर आंख भी उठाएगी तो हम केंद्र सरकार की आंखें नोच लेंगे, ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। और जबरदस्त चढ़ाई करेंगे दिल्ली में, और जिंदगी में याद रखेंगे मोदी जी की किसी असली इंसान से और असली बेरोजगारों से पाला पड़ा है, क्योंकि हम लोग हर एक बंदा भगत सिंह बन के फिर चढ़ाई करेंगे, सुभाष चंद्र बोस बन के चढ़ाई करेंगे। दूसरी बात राज्य सरकार से हमारी यही है एक कि राज्य सरकार जो है निजीकरण अगर केंद्र सरकार करती है तो हमारा साथ दे, दूसरा नहीं होने दे जिससे हम लोग आंदोलन करें। तो फिर राज्य सरकार से हमारी ये है कि जितनी भी वैकेंसियां हैं इसमें बाहरी राज्यों का एक तो कोटा फिक्स कर दे कि भाई 2-3% बाहरी राज्यों के लिए, बाकी पूरा का पूरा राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए है। क्योंकि जब अन्य राज्यों नहीं कर दिया, 21वां राज्य मध्य प्रदेश है, तो हमारे राजस्थान क्यों नहीं करेगा। दूसरा सेकंड बात कि जितनी भी वैकेंसीज हैं इनके अंदर एक परीक्षा कैलेंडर बने, जिससे परीक्षा कैलेंडर के अनुसार ही सारी भर्तियों में आवेदन, फिर विज्ञप्ति, फिर फॉर्म भर के और फिर एग्जाम करवाना, एग्जाम करवा के फिर तुरंत प्रभाव से परिणाम घोषित करना और नियुक्ति देना, इसका सब टाइम पीरियड फिक्स कर दे एक, तो जल्द से जल्द ये भर्तियां पूरी हो जाएंगी। हर भर्ती पे कैविएट लाई सरकार कोर्ट के अंदर, ताकि उस पे स्टे नहीं आ सके। कैविएट लाने से सवाल जवाब होके रह जाएंगे, लेकिन स्टे नहीं आएगा। और जिन भर्तियों में छोटी मोटी एक्स्ट्रा वैकेंसीज के लिए, जो रोस्टर के लिए या जिसके लिए भी स्टे आता है, स्टे आने के चांसेस रहते हैं, तो उन भर्तियों को रिजर्व कर दे सरकार एक तरफ, और उनको बाद में जब तक उसका समाधान नहीं आ जाए उन पे बाद में करवाती रहे भर्ती, और जो बाकी भर्तियां बचती हैं उनको पूरा कर दे। इस प्रकार से सारी भर्तियां हैं उनमें धांधली को पूरी तरह से पारदर्शिता से रखने के लिए हर भर्ती लिखित परीक्षा से हो, जिसमें योग्य उम्मीदवार आगे आ सकें। बाकी जो जितनी भी भर्तियां हैं पूरे इंडिया राजस्थान लेवल पे वो सारी लिखित परीक्षा से हों, और बाकी वैकेंसीज जितने डिपार्टमेंटों में खाली हैं उन पे जल्द से जल्द भर्तियां करवाएं। और केंद्र और राज्य सरकार दोनों की दोनों रोजगार के बार बार मेले लगाएं, रोजगार मेले लगाएं, उनमें समान कार्य समान वेतन के थीम को ध्यान में रखते हुए लगाए जाएं कि भाई उनमें 25-30 हजार रुपए अगर एक एमबी होल्डर को देंगे तो फिर भी वो सम्मानजनक समझेगा। तो इस तरीके से सभी को समान कार्य समान वेतन को ध्यान में रखते हुए, और प्राइवेट सेक्टर में भी ऑर्डर जारी करें कि भाई जहां भी नौकरी कर रहे हैं लोग, जो बीए पास है उसको इतनी तनख्वाह फिक्स कर दी जाएगी, जो एमबीए होल्डर है उसको इतनी, इस हिसाब से सारी तनख्वाहें फिक्स करें। और जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं हमारी, इसका मुद्दा चल रहा है अभी बहुत बड़ा, मैंने बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था दुर्लभ जी हॉस्पिटल से लेके, और जो महावीर कैंसर, महात्मा गांधी, एस्कॉर्ट फोर्टिस, मणिपाल, सभी एक बार के लिए 1.5 महीने 20-20 दिन के लिए मैंने बंद किए थे। बहुत बड़ी स्ट्राइक थी वो, इंडिया लेवल की पहली बार प्राइवेट हॉस्पिटल इतने बंद हुए थे। तो उनको उनमें समान कार्य समान वेतन के हिसाब से हमने मुद्दा उठाया और सभी की सैलरी भी बढ़ाई, लेकिन 26,800 रुपए जैसे नर्सिंग वालों के लिए फिक्स करे थे सरकार ने, गार्ड के लिए 18,000 फिक्स किए। तो इस हिसाब से वो जो कोर्ट से मैं केस जीत के आया था उसको लागू किया जाए, सभी के लिए था उसमें। तो इसी प्रकार से अदर प्राइवेट सेक्टर में जितना भी है वो भी जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ था उसको लागू करते हुए सभी को तनख्वाह उतनी मिलनी चाहिए। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों लागू करें, इतना ही कहना चाहूँगा मैं इस बारे में। बिल्कुल, इन्होंने एक बहुत ही कमाल की बात कही कि सरकारें काम क्यों नहीं करती। जब तक लाठी चार्ज नहीं होता, जब तक खबरें फ्रंट पेज पर अखबारों की नहीं छपती, तब तक सरकारें सोई क्यों रहती है। बिल्कुल हम भी सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि बेरोजगारों की सुनिए, क्योंकि यही युवा आगे का देश चलाने वाले हैं। तो आप लोगों को, युवाओं को नौकरी दें, बेरोजगारी खत्म करें, हर एक इंसान की समस्याओं को सुलझाएं, क्योंकि हम वो आम नागरिक हैं जो आप लोगों को वोट कर सरकार बनाते हैं आप लोग, और हम लोग आपको वोट देते हैं ताकि आप हमारी समस्याओं को सुलझाएं और हमारी परेशानियों को हल करें। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगी कि अगर आप लोगों की भी ऐसी कोई समस्या है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप हम तक वो पहुंचा सकते हैं, ताकि हम भी आपकी बात को आगे तक बढ़ाएं। और देखते रहिए दी आवाज।